तो सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। हमारे आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक अत्यंत प्राचीन और भव्य नगरी थी। ये वही नगरी है जहां स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी प्रतापी नगरी में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था प्रताप मुकुट। उनका शासन न्याय और धर्म की नींव पर टिका था। राजा प्रताप मुकुट का एक पुत्र था, राजकुमार वज्र मुकुट। वज्र मुकुट अपने पिता की ही तरह बहुत ही धैर्यवान, वीर और गंभीर स्वभाव का युवक था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। जो भी उसे देखता, उसे यही लगता कि साक्षात कामदेव ने ही मनुष्य का अवतार ले लिया हो। राजकुमार का एक प्रिय और घनिष्ठ मित्र था, जिसका नाम था बुद्धि शरीर। बुद्धि शरीर राजा के मुख्यमंत्री का पुत्र था, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम। वो बहुत ही चतुर और कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। एक बार की बात है, राजकुमार वज्र मुकुट अपने प्रिय मित्र बुद्धि शरीर के साथ शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़ा। शिकार की खोज में वे दोनों बहुत दूर निकल गए। तभी अचानक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक तालाब दिखाई दिया। उसमें अनगिनत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी सहेलियों के साथ एक राजकन्या वहां पहुंची। वो राजकन्या साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसने सरोवर के शीतल जल में स्नान करना शुरू किया। राजकुमार वज्र मुकुट की नजर जैसे ही उस राजकन्या पर पड़ी, वो अपनी सुध बुध खो बैठा। वो उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसे लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। उधर राजकन्या ने भी जब राजकुमार को देखा, तो वो भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गई। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। राजकुमार अभी उस कन्या के बारे में और जानने की योजना बना ही रहा था कि राजकन्या ने एक खेल शुरू किया। उसने राजकुमार को देखा और बहुत ही चतुराई से कुछ इशारे किए ताकि वो अपना पता बता सके। सबसे पहले उसने सरोवर से एक कमल का पत्ता तोड़ा और उसे अपने कान से लगाया। फिर उसने अपनी सुंदर दांतों की पंक्तियों से उसे देर तक कुरेदा। इसके बाद उसने एक दूसरा कमल लिया और उसे अपने माथे से छुआया, और अंत में अपना हाथ अपने हृदय यानी दिल पर रख दिया। ये सब इशारे करने के बाद राजकन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां से विदा हो गई। राजकुमार वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उस लड़की ने ये सब अजीब हरकतें क्यों की, क्योंकि वो उन संकेतों का अर्थ नहीं जानता था। लेकिन उसका मित्र बुद्धि शरीर, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो उन सभी संकेतों का अर्थ समझ चुका था। वो राजकुमार की बेबसी को देख रहा था, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से बुरी तरह घायल हो चुका था। राजकुमार बस टकटकी लगाए उस रास्ते को देख रहा था जहां से राजकन्या ओझल हुई थी। जब राजकुमार और मंत्री पुत्र घर लौटे, तो राजकुमार की दुनिया ही बदल चुकी थी। वो जो कभी बहुत गंभीर और वीर था, अब एकदम उदास रहने लगा। वो बस एकांत में बैठा रहता और उस राजकन्या की यादों में डूबा रहता था। उसका मन हर पल बस उसे पाने के लिए छटपटाता रहता था। एक दिन बुद्धि शरीर से अपने मित्र की ये हालत देखी नहीं गई। उसने राजकुमार को अकेले में बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, मित्र, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों दुखी हो? राजकुमार ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मित्र, मैं क्या बताऊं, उस राजकन्या ने मेरा चैन छीन लिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो मुझे उसका नाम पता है, ना उसका घर। मुझे उसके कुल के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। भला मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा? तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो, पर मुझे लगता है कि उसे पाना नामुमकिन है। बुद्धि शरीर हंसते हुए बोला, मित्र, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। उस राजकन्या ने तो तुम्हें इशारों में अपनी पूरी जन्म कुंडली बता दी थी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। जब उसने कान पर कमल रखा, तो उसका मतलब था कि वो राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। जब उसने दांतों से कमल को कुरेदा, तो उसने संकेत दिया कि वो वहां के प्रसिद्ध दंतवेश यानी दांतों के विशेषज्ञ या व्यापारी की पुत्री है। माथे पर कमल का पत्ता लगाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है,
और जब उसने अपने हृदय पर हाथ रखा तो उसने ये साफ कह दिया कि उसने अपना हृदय तुम्हें समर्पित कर दिया है। बुद्धि शरीर ने आगे विस्तार से बताया कि कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक बहुत ही विख्यात राजा है, जिसके दरबार में दंतवेश रहता है। उसकी एक बेटी है पद्मावती, जो पूरे राज्य में अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। दंतवेश अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। बुद्धि शरीर की बातें सुनकर राजकुमार वज्र मुकुट के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठा हो। अपनी प्रिया का पता मिल जाने की खुशी में वो झूम उठा। उसने तुरंत अपने मित्र का हाथ थाम लिया और कहा, मित्र, तुमने तो मेरी डूबती हुई जान बचा ली। अब मुझसे एक पल भी इंतजार नहीं होता। चलो अभी इसी वक्त कलिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों मित्रों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने साधारण यात्रियों का वेश धारण किया ताकि रास्ते में कोई उन्हें पहचान न सके। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे अंततः राजा कर्णोत्पल के राज्य यानी कलिंग देश की सीमा में दाखिल हुए। कलिंग की राजधानी में पहुंचकर उन्होंने सावधानी से दंतवेश के घर का पता लगाया। दंतवेश का महल बहुत ही आलीशान था। राजकुमार और मंत्री पुत्र ने तय किया कि वे सीधे महल में नहीं जाएंगे, बल्कि पास में ही कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढेंगे। उन्हें दंतवेश के घर के ठीक बगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जहां एक वृद्धा यानी बुढ़िया रहती थी। बुद्धि शरीर ने जाकर उस बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। जब बुढ़िया बाहर आई तो मंत्री पुत्र ने बड़े आदर से उसे प्रणाम किया और कहा, हे माता, हम परदेसी मुसाफिर हैं और यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरना चाहते हैं। क्या आप हमें शरण देंगी? हम इसके बदले आपको उचित किराया और आपकी सेवा भी करेंगे। बुढ़िया का दिल पसीज गया और उसने उन दोनों को अंदर बुला लिया। बुद्धि शरीर ने सबसे पहले घोड़ों को दाना पानी दिया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छिपाकर बांध दिया। फिर वो बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया और बातों ही बातों में पूछने लगा, हे माता, क्या आप इस नगर के बारे में कुछ जानती हैं? बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमारे कलर्ड स्टोरी बुक और कलरिंग बुक ऑर्डर करने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है।